हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बेटा। जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। पहले तो हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मनी, फिर उसके बाद हमने साथ ही एक टॉपिक किया था दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई में हमने यही पढ़ा ना कि मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, जितना भी पैसा लोगों के पास है, लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट में जितना भी पैसा था वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आएगा, मनी सप्लाई। फिर मैंने आपको एक ये डायग्राम बना के बताई थी जिसमें हमने क्या किया था, ये सारा पढ़ा था। जैसे मान लो ये क्या है हमारा, जैसे ये बैंक आ गया, जैसे एसबीआई आ गया, पीएनबी आ गया, जेएंडके, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, और ये सारे क्या है लोग। अब लोगों ने क्या किया, बैंक में पैसा जमा करवाया, किसी ने करंट, बिजनेस फर्म्स ने क्या किया, करंट अकाउंट के रूप में पैसा जमा करवा दिया। ठीक है, ताकि ट्रांजेक्शन में होती रहे। से जिनके पास पैसा था उन्होंने सेविंग अकाउंट में, कईयों ने फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या है, जितना पैसा, मैंने आपको क्या बोला, जितना पैसा पब्लिक के पास था, पब्लिक मतलब यहाँ तो लोगों के पास कैश पड़ी हुई थी या उनके पास करंट अकाउंट में था। हम यहाँ पे सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का पैसा नहीं लेते। बाकी अब क्या था, कुछ लोगों ने जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा रखवाया था, जैसे नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के पास। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा इन्होंने जाके पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को। तो मतलब जितना भी आरबीआई के पास पैसा पड़ा हुआ था लोगों का, किस रूप में, उनके करंट अकाउंट के रूप में, करंट अकाउंट के रूप में। तो वो भी सारा का सारा किस में आएगा, हमारा मनी सप्लाई में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, मनी सप्लाई का मैं हल्का सा बता के फिर इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन हो रहा है जिसके साथ ये मनी चैप्टर आज हमारा इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखना यहाँ पे क्या लिखा है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जितना स्टॉक पैसे का लोगों के पास था एक पर्टिकुलर टाइम। अगर हम अभी की बात करें तो अभी तक जितना भी पैसा लोगों के पास था वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारे पास मनी सप्लाई में आएगा। अब यहाँ पे सिंस गवर्नमेंट और बैंक आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, मतलब ये दोनों क्या थे, हमारे प्रोड्यूसर या सप्लायर बोल सकते हैं। तो जितना भी पैसा इन दोनों के पास था, गवर्नमेंट के पास था या बैंक के पास था, वो सारा का सारा पैसा हमारा मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या आ गया, इसके मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जितना पैसा लोगों के पास था। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, पैसा जमा करवाना है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, मैंने आज पैसा तो जमा करवाया बट जब भी मैं उसको वापस बोलूंगा देने के लिए, बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को वापस देना पड़ेगा। तो उस डिपॉजिट को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, यानी करेंट अकाउंट जो भी पब्लिक का किसके पास था, कमर्शियल बैंक के पास। बाकी जितने भी डिपॉजिट थे हमारे आरबीआई के पास, वो भी सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, हमारे मतलब वो भी सारे किसके अंदर आएंगे, मनी सप्लाई के अंदर। तो मनी सप्लाई के अंदर ये तीनों के तीनों मेन हमारे कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो हमने क्या पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, 4 तरह के मेजरमेंट्स होते हैं, M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3, M4, ये 4 तरह के हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, मेजरमेंट 4। ठीक है, मेजरमेंट 1 मतलब मनी सप्लाई का जो पहला मेजरमेंट है उसमें क्या है, सबसे पहले मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, जितने भी हमारे करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स या कॉइन, मतलब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। फिर उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, जो मैंने पैसा बैंक में जमा करवाया, जब भी मैं उसको वापस बोलूंगा बैंक को क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस देना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 बैंक है, एक लगा लो आईसीआईसीआई है और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास, एचडीएफसी बैंक है। अब मान लो आईसीआईसीआई के पास कुछ फालतू पैसा पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, वो पैसा एचडीएफसी के पास जमा करवा दिया। तो ये पैसा क्या रहा, बैंक के पास ही रहा, तो हम इसमें ये वाला पैसा नहीं लेंगे। इंटर बैंक का मतलब क्या हो गया, एक बैंक ने जब अपना पैसा क्या किया, दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिए, तो हम उसको एक्सक्लूड, हम इस पैसे को नहीं इंक्लूड करते। फिर थर्ड पॉइंट आके डिपॉजिट विद द आरबीआई, तो मतलब जो हमने भी पीछे पढ़ा था ना उसके कंपोनेंट्स, वही 3 कंपोनेंट्स हमारे M1 में आएंगे। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, हमारे एक नैरो कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब M2 क्या आ गया, M1 से थोड़ा बड़ा कंसेप्ट। M2 में क्या आता है, M1 वाले तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, प्लस इसमें एक चीज और आ जाएगी, सेविंग टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे होता है ना, हमने एक टाइम के लिए जो सेविंग मतलब पैसा जमा करवा दिया, वो वाला भी पैसा हम किस में लेते हैं, M2 मेजरमेंट में ले लेंगे। बाकी अब जब हम थर्ड वाले को देखेंगे, थर्ड वाला क्या है, इन दोनों से क्या होगा, बड़ी टर्म है ये, क्या बेसिकली ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है,
M1 वाले तीनों आएंगे, मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन भी आएगा, डिमांड डिपॉजिट भी आएंगे, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई भी आएंगे। उसके साथ यहाँ पे एक चीज और आती है, वो क्या आ गया हमारा नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, मतलब जितना भी हमने टाइम डिपॉजिट करवाया हुआ है किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ, वो भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अगर हम लास्ट देखेंगे M4, ये वाला सबसे बड़ा कंसेप्ट आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, M3 वाला भी आएगा, M3 वाले में क्या हो गया, M1 वाला भी, M3 वाला ये टर्म भी आ गई इसमें, साथ में एक चीज और आ गई, वो क्या आ गया, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब जितना भी हमने सेविंग वाली स्कीम्स में पैसा लगाया उसको छोड़ के बाकी जितना भी पैसा हमने पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग के रूप में रखा है वो भी सारा हमारा मनी सप्लाई के फोर्थ मेजरमेंट में आ जाएगा। तो इसको हल्का सा देख लेना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हुए तो वो मेरे से पूछ लेना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मनी सप्लाई क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, या मनी सप्लाई क्या है, उसके मेजरमेंट क्या है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब वो लास्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा, टर्म डिपॉजिट क्या है और डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया। डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, पैसा जमा करवाना। अब वो क्या होता है, डिपॉजिट हमारे बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहले इनका मतलब समझो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, जब मैं बैंक को बोलूंगा वापस कर पैसा, बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, मैंने अपना जो पैसा था वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा करवा दिया। जैसे हम क्या करते हैं, FD करवा लेते हैं, तो जैसे अगर मैंने 1 साल की करवाई या 3 साल की करवाई, तो मतलब वो 1 या 3 साल के लिए वो पैसा मेरा बैंक में जमा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस लिखा हुआ मैंने, इसको पढ़ लेते हैं, 5 पॉइंट्स इसी के साथ करते हैं ये चैप्टर को खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया। टर्म डिपॉजिट हो गया एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे मैंने FD बनवा ली 3 साल के लिए, तो मतलब वो 3 साल के लिए जो मेरा पैसा था वो कहाँ, बैंक में जमा रहा, ठीक है। दे आर नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, आज मैंने पैसा जमा करवाया, मैंने कल निकलवा लिया, मैंने 3 महीने के बाद निकलवा लिया, कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मैं जब मर्जी चाहूँ वो पैसे को बाहर निकलवा सकता हूँ। अगला पॉइंट आ गया, डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीडेड, मतलब डिपॉजिटर उस पैसे को निकाल नहीं सकते। मुझे मान लो अगर मैंने FD करवाई है, मुझे कल पैसे की जरूरत है, मैं उस पैसे को नहीं निकलवा सकता, ठीक है। जैसे FD हम करवाते हैं, वो नहीं, FD का पैसा नहीं निकलवा सकते। बट इस केस में क्या है, डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीडेड। मेरे को सेविंग अकाउंट है मेरे को जब पैसे की जरूरत है मैंने क्या किया, उस पैसे को निकलवा सकता हूँ। अब ये आ गया हमारा नॉन चेकेबल डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं FD के अगेंस्ट कभी भी चेक साइन नहीं कर सकता। बट सेविंग या करेंट अकाउंट के थ्रू क्या होता है हमारा, मैं पैसा इस जो भी पैसा मेरा सेविंग या करेंट अकाउंट के रूप में होएगा वो क्या हमारा चेकेबल डिपॉजिट। इसका मतलब मैं इसके अगेंस्ट चेक इशू कर सकता हूँ। ये लेस लिक्विड का मतलब क्या हो गया, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमारा टर्म डिपॉजिट है वो हमारा लेस लिक्विड है, ये इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये क्या है हमारा इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब ये क्या आ गया, हाईली लिक्विड, ठीक है। फिर उसके बाद दे डू नॉट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब इस पैसे को हम यूज नहीं कर सकते एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बैंक में अगर है तो ये बैंक में ही पड़ा रहेगा। बट अगर हम दूसरे डिमांड डिपॉजिट की बात करें, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है हमारा, सर्व करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या हो गया, कल को अगर मेरे को किसी को भी पेमेंट देनी है तो मैं अपने सेविंग में जितना पैसा है या करेंट अकाउंट में जितना पैसा है मैं उसके थ्रू भी पेमेंट दे सकता हूँ। तो बेटा इसके साथ हमने किया अब ये मनी चैप्टर को कंप्लीट। हमने जो इसके मेन क्वेश्चन थे, जैसे मनी क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या था, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे, फिर मनी क्या था, मनी के क्या एवोल्यूशन कैसे मतलब मनी बना, ठीक है, शुरुआत कैसे हुई, फिर उसके बाद मनी के फंक्शंस क्या थे, फिर उसके बाद ये मनी सप्लाई क्या है, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या थे, उसके मेजरमेंट क्या थे, और ये जो डिपॉजिट्स का क्वेश्चन था इसके साथ ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसी का सेकंड पार्ट है बैंकिंग, जो हम करेंगे अगली वीडियो में स्टार्ट, ठीक है। आप सब एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, मैं नोट्स आपको साथ में इसके डाल दूंगा। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। सारे डाउट को बेटा क्लियर करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। पढ़ो घर पे, जहां डाउट है पूछो सब।